दोस्तों, मोबाइल जब से इस दुनिया में आया है, तब से इस मोबाइल के माध्यम से ना जाने कितने लोग, पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग पढ़ लिख के अपना भविष्य बना लेते हैं। कुछ लोग मोबाइल के माध्यम से अच्छे-अच्छे ऐप्स के माध्यम से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर काम करके कमा रहे हैं। तो ना जाने कितने लोग इस मोबाइल के दुनिया में कदम रख दे रहे हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा समय जब बैठते हैं बेरोज़गार लोग, तो उस समय जैसा उनका प्रेज़ेंट माइंड काम करता है, उसी के ऊपर वो वर्क करते हैं। मोबाइल एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें हर चीज़ अच्छा और बुरा है। जो उसको अच्छा समझ रहा है, जो अच्छे से वर्क कर रहा है, तो अच्छे चीज़ पे जा रहा है। लेकिन जो उस पे वर्क नहीं कर रहा है, वो बुराई की तरफ फैल रहा है। क्योंकि मोबाइल में देखने के बाद लोग तरह-तरह के कर्मकांड कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे कर्म कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। दोस्तों, आज की जो घटना है, एक मोबाइल के माध्यम से किया गया एक अपराध है कि उस अपराध में जो मुजरिम होता है, अपने आप को कैसे बचाने की कोशिश करता है और कैसे अपराध करता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना है, वो है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाज़ीपुर। गाज़ीपुर का थाना नंदगंज, गाँव कुशमही कला और जहाँ का माजरा लगता है खिलावा। दोस्तों, ये घटना है 6 से 7 जुलाई 2024 की। रात के लगभग 1 बजकर 15 से 20 मिनट की बात है। गाँव का है एक लड़का रहता है आशीष नाम का, जो कि रात में अपने घर जब आता है 1:30 बजे, तो जैसे घर के अंतर्गत एंट्री करता है, तो किसी चीज़ से लड़कर गिर जाता है। जब लड़कर गिर जाता है, तो टॉर्च जब जलाता है, तो देखता है कि उसका जो पिता है, उसके पिता की लाश पड़ी हुई है। जैसे और अंदर जाता है, तो खाट पे देखता है कि उसकी माँ पड़ी हुई है और थोड़ा-सा अंदर जाता है, तो देखता है उसका भाई तड़फ रहा है, मौत से जूझ रहा है और तीनों लोगों की लाश पड़ी हुई है। भाई जो है अंतिम साँस ले रहा है और लहू-लुहान पूरा हुआ है। अब जब इतना राम आशीष इतने दृश्य देखता है, तो चिल्लाने लगता है, पागल होने लगता है। आस-पास के लोग जब इस शोर को सुनते हैं, तो दौड़ कर आते हैं, देखते हैं कि अरे बाप रे! ये क्या हो गया? तो देखते हैं कि घर में तीनों लोगों की जो है लाशें पड़ी हुई हैं। अब जब लाशें पड़ी हुई हैं, तो कोई उसी में से फ़ोन कर देता है नज़दीकी थाना पर, सिटी साहब के यहाँ। तो एसएचओ सिटी और सीओ साहब और एसओ साहब तीनों लोगों की भारी भरकम पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुँच जाती है। जब मौके वारदात पर पहुँच जाती है, तो देखते हैं कि गाँव वाले पूरी भारी संख्या में पड़े हुए हैं। तो आशीष से पूछा जाता है कि बेटा ये कैसे हुआ, तुम कहाँ थे? तो आशीष बताता है कि सर गाँव के में ही एक प्रोग्राम है तिलक का, मैं वहाँ पर गया हुआ था और वहाँ पर तिलक के साथ-साथ ऑर्केस्ट्रा की प्रोग्राम था। मैं वहीं पर देखने लगा, अगर मैं भी होता घर पे तो शायद मैं भी मारा जाता। जब इतनी बात आला कमान के अधिकारी, पुलिस ऑफिसर सुनते हैं, तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि निश्चित तौर पर कि जो भी घटना को अंजाम दिया है, इसमें कोई न कोई बड़ा राज ज़रूर छुपा हुआ है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्याएँ होना कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, उसके बाद साँझ रात के 1:30 से 2 बज रहे थे, सुबह होती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है पंचनामा बना के। जब पंचनामा की रिपोर्ट आती है, तो देखा जाता है कि किसी भारी भरकम चीज़ से, तेज़ हथियार से, धारदार से वार किया गया है, जिससे कि तीनों लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। दोस्तों, तीनों लाश को लेके जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन तभी गाँव के कुछ लोग होते हैं, जो कि जाम जाकर हाईवे पर जाम लगा देते हैं कि जब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक लाश जलाई नहीं जाएगी। तभी क्षेत्र के एसडीएम साहब आते हैं और लोगों को शांत कराते हैं कि निश्चित तौर पर आप लोग थोड़ा-सा कोऑपरेट करिए। अपराधी चाहे जहाँ भी होंगे, 7 समुंदर पार होंगे, धरती में होंगे, पाताल में होंगे, हमारी पुलिस की टीम उन्हें ढूँढ निकालेगी। लोगों का गुस्सा थोड़ा-सा शांत होता है, लेकिन इसी बीच जो मृतक होते हैं, उस मृतक में
मुंशी बिंद जो कि राम आशीष के पिता होते हैं, उनकी पत्नी देवंती देवी और रामाशीष उसका बड़ा भाई होता है आशीष का। तो उनका एक भाई होता है प्रेमबिंद, उनका नाम लोग बता देते हैं कि इसी से इसकी कोई झगड़ा लड़ाई रंजिश चल रही थी, तभी पुलिस उनको पकड़ती है और उसके साथ साथ गांव के 5 अन्य लोगों को भी पुलिस पकड़ कर पूछताछ करती है। तभी उनका जो बड़ा भाई होता है रोने लगता है, कहता है सर मेरे भाई से ज़रूर अनबन है, ज़रूर झगड़ा हुआ है, लेकिन मैं अपने ही परिवार का, अपने ही भाइयों का, अपने ही भतीजे का खून क्यों करूँगा। तो क्योंकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं रहता, इस करके पुलिस उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ देती है और उन पर एक एक्स्ट्रा निगरानी के लिए अपने जो टीम के होते हैं उनको तैनात कर देते हैं। तभी उस स्थान पे जाया जाता है जहाँ तिलक का महोत्सव था, वहाँ का पूरा जायजा लिया जाता है। वहाँ लोगों से पूछा जाता है तो लोग बताते नहीं आशीष तो तिलक में था। दोस्तों, आशीष जो था अपने माता-पिता के साथ उस तिलक में था और ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। लेकिन जो मुजरिम था वो इस बात से अनजान था कि जो मैं घटना को अंजाम दे रहा हूँ, अपना कोई न कोई सबूत छोड़ रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर ड्रोन कैमरा चल रहा था और ड्रोन कैमरा के साथ-साथ वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी भी हो रही थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, इस करके वहाँ पे सारे चीज़ लगे हुए थे। अब जब उस वीडियो को एसओ साहब, एसएचओ साहब यानी कि पुलिस ऑफिसर के जितने भी बड़े अधिकारी आला कमान देखते हैं तो उसको रिवीजन किया जाता है। तो उस वीडियो में देखा जाता है कि आशीष निश्चित तौर पर वहीं पर प्रोग्राम में है। तो उसके बाद वो लोग थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन तभी एक ऑफिसर की जो दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो कहता है सर ज़रा एक बार वीडियो को फिर से रिवीजन किया जाए। क्योंकि मुझे वीडियो में ही जो मुजरिम है, जो हत्यारा है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर से वीडियो को रिवीजन किया जाता है। जब वीडियो को रिवीजन किया जाता है, जो आशीष होता है, वो शाम के टाइम दूसरे ड्रेस में होता है, यानी कि शर्ट उसका दूसरा होता है, पैंट उसका दूसरा होता है। और जब रात को 11 बजे, 12 बजे के बाद की जो बात होती है, तो उसमें उसका दूसरा ड्रेस होता है। तो उसके बाद पुलिस आती है और आशीष को पकड़ती है। तो जब आशीष को जैसे ही पुलिस उठाती है, तो गाँव वालों की जो भीड़ होती है, बिल्कुल आग बबूला हो जाती है। कहते हैं कि आखिर इसके माँ-बाप, इसके भाई को मारा गया और पुलिस अपने आप को बचाने के लिए एक उसको ही अपराधी मान रही है, जो कि उसका बेटा है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस उसको ही आरोपी बना रही है। तभी जो अधिकारी होते हैं, गाँव वालों को समझाते हैं कि हम बस आशीष को ले जाके पूछताछ कर रहे हैं, बाकी मुजरिम की, अपराधी की खोज जारी है। तब गाँव वाले शांत होते हैं। उसके बाद थाने में लाया जाता है आशीष को, पूछा जाता है बड़े प्यार से कि बेटा कैसे-कैसे क्या वाक़या हुआ तुम एक बार फिर से बताओ। आशीष फिर वही बात दोहराता है कि सर जी मेरे साथ ऐसा हुआ। तब उसमें से अधिकारी जो होते हैं वो पूछते हैं कि लेकिन तुम जब शाम के टाइम गए थे, वहाँ पर वीडियो में तो देखा जा रहा है कि उस समय तुम्हारी ड्रेस कुछ और है। लेकिन रात को 11 बजे के बाद तुम्हारी ड्रेस कुछ और है। उस चीज़ का भी तोड़ आशीष बहुत अच्छे तरीके से निकाल के रखा था। बोला सर क्योंकि खुशी का माहौल था, वहाँ पर सारे दोस्त थे, तो मुझे शाम के टाइम जो ड्रेस पहनकर गया हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि इस ड्रेस को अब चेंज करना चाहिए, तो मैं तभी रात में आया और अपना ड्रेस चेंज करके दूसरा ड्रेस पहन के गया। तब एसओ साहब कहते हैं लेकिन जो तुम्हारा ड्रेस है वो है कहाँ उसको ला के दिखाओ। अब उसका जो ड्रेस होता है वो आशीष जो होता है बहुत दिमाग से काम करता है, अपने उस ड्रेस को पेट्रोल डाल के छिड़क कर जला देता है। क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो डार्क स्क्वाड आए, तो उस कपड़े से उसका पर्दाफाश हो जाए। जब पुलिस सख्ते में आती है, अपने रूप में आती है, एक अपराधी के जैसा व्यवहार करने लगती है, तब आशीष जो होता है अपनी जुबान को खोल देता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। कहता है सर जो तीनों मर्डर थे वो मैंने ही किए। तब बड़े साहब पूछते हैं कि आखिर तुमने ये मर्डर क्यों किया? तब आशीष बताता है कि मैं गाँव की एक लड़की से प्यार करता हूँ और मेरे पिताजी
तो जब ये भनक लगी तो मेरे पिताजी मुझे बहुत मारे पीटे, मेरे भाई भी मुझे मारे और यहाँ तक कि मेरे पिताजी बोले कि गाँव की बहन है, गाँव की बेटी है, तुम्हारी भी बहन है। दोस्तों, जहाँ पहले हमारे समाज में गाँव की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझा जाता था, चाहे वो किसी भी समुदाय को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज उस चीज़ को, उस परंपरा को, उस रीत को, उस संस्कृति को हमारे समाज के लोग भूल चुके हैं। अब निश्चित तौर पर कोई अपना नहीं है, किस पे भरोसा किया जाए, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। दोस्तों, उसके बाद बताता है आशीष कि मैं बाज़ार से जाके खुरपी लाया और उस खुरपी में सान जो रखी जाती है, तेज़ धार बनवाई जाती है, उसको बनवा के ला के पत्थर पे बहुत बार रगड़ा। उसके बाद रखा। जब मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरे भाई उस तिलक में थे, तो मेरे पिताजी बोले, अब चलो घर चलना चाहिए, समय काफ़ी हो रहा है। तब मैं अपने पिताजी, माताजी के साथ चला आया और सबसे पहले जाके अपने बड़े भाई को उस खुरपी के माध्यम से मारा। मेरा भाई मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा, लड़ने लगा, क्योंकि उसका बड़ा भाई था। तब मैं उसके बाद फिर उसके पेटों में लगातार खुरपी सवार करता रहा। लास्ट में मेरे भाई यहीं पर गिर गए। जब मेरे भाई की पुकार मेरे पिताजी सुने, तो मेरे पिता भी दौड़ कर आने लगे, तो मैं अपने पिताजी को भी मार दिया। जब पिताजी की भी चीख माताजी सुनी, तो माताजी भी अपने खाट से उठकर आने लगी। जब देखती हैं कि मेरा बेटा ही मेरे पति और मेरे बेटों को मार के मौत की नींद सुला दिया है, तो माँ ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जैसे ही चिल्लाने की कोशिश करती है, एक आवाज़, 2 आवाज़ निकालती है कि तभी दोस्तों उस समय, क्योंकि अभी तिलक का प्रोग्राम चल रहा था, डीजे बज रहा था, तो ज़्यादातर लोग तिलक के प्रोग्राम में थे, युवा, और जो लोग थे अवस्था वाले, वो सो रहे थे। तभी वो आशीष अपनी माँ को भी उस खुरपी से बार-बार, एक बार नहीं कइयों बार प्रयास करके, वार करके अपनी माँ को भी मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, प्यार अंधा होता है, ये सब हम जानते हैं, हम लोग सुने हैं, हम लोग पढ़े हैं। लेकिन प्यार का इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि अपने माँ-बाप, अपने भाई, अपने बंधु का ही हत्या की जाए। क्योंकि इस अपराध को जब उससे पूछा गया कि आखिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा आइडिया आया कैसे? तो बताया कि मोबाइल पर क्राइम पेट्रोल देख कर के मेरे दिमाग में आइडिया आया कि कैसे मार के पुलिस से कैसे बचा जा सकता है। तभी ऑफिसर बोलते हैं कि क्या तुमने ये नहीं देखा कि लास्ट में अपराधी कितना भी सयाना होता है, वो पकड़ा ही जाता है। चाहे वो कितना भी अपनी चालाकी कर ले, होशियारी कर ले, लेकिन वो कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। और तुम सिर्फ इतना सबूत छोड़ के आए थे कि तुम्हारा जो ड्रेस था, तुम गए तो थे दूसरे ड्रेस में, लेकिन आए तुम दूसरे ड्रेस में, और तुम्हारा यही सबूत अब तुम्हें सलाखों के पीछे ले जाएगा। दोस्तों, 3 मर्डर होने के बाद अब उस लड़के को ना उसका प्यार मिलेगा, ना उसकी पत्नी वो बन पाएगी। क्योंकि अगर वो अपने माँ-बाप को, अपने भाई को नहीं मारता, तो शायद जब वो लोग बालिग हो जाते हैं, 18 से 19-20 साल के हो जाते, तो उस लड़की को वो कानूनी ढंग से भी अपनी शादी कर सकता था, लेके भाग सकता था। लेकिन अब निश्चित तौर पर उसकी पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे होगी। हो सकता है उसे आजीवन कारावास हो जाए, हो सकता है उसे फांसी की सज़ा भी हो जाए। क्योंकि ये मामला अब कोर्ट में है, विचाराधीन है। अब जज साहब जो होगा, वो जज साहब उसका फैसला लेंगे। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को दुखाना नहीं, आप तक किसी भी घटना को पहुंचाना है। आप हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। हमारी कहानी आपको कैसी लगती है, निश्चित तौर पर ये बताएं। दोस्तों, हमारी कहानी को जाते-जाते, हमारी कहानी को, हमारे चैनल को जो सपोर्ट करते हैं, उसमें हैं श्यामकरण, हमारे बहुत अच्छे एक मित्र हैं, दोस्त हैं। वो हमारी कहानी को, हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, हम आपका बहुत-बहुत आभारी हैं। किशन भारद्वाज, आजमगढ़ की धरती से हमारी कहानी को, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। हम आप सबके बहुत आभारी हैं। दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।